हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, अपन बात कर रहे थे फोकल्ट पेंडुलम की, है ना। तो वो अपना कंप्लीट नहीं हुआ था। लास्ट अपन ने इक्वेशन निकाली थी शायद कुछ ऐसे कि एफ सी वेक्टर इक्वल 2m ओमेगा साइन लैम्डा आई कैप डैश, ऐसे कुछ निकाला था। अच्छा जी, वी डैश भी था इसके साथ, ये लो छोटा सा दिखा दिया ना। बात कर रहे थे अपन अपने फोकोलोलक की, ठीक है। उसके अंदर अपन ने लास्ट में ये रिजल्ट निकाल के छोड़ दिया था, है ना। और हाँ, आपकी इस चैप्टर के बाद ही यूनिट ख़त्म नहीं होती, उसके बाद एक चैप्टर और है कंजर्वेशन, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव वाला, ठीक है। आ जाओ, अपन ने ये वाली इक्वेशन निकाल के वहीं फिनिश कर दी थी क्लास को। आज अपन इससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ये इक्वेशन क्या प्रदर्शित करती है, ये इक्वेशन क्या डिनोट करती है कि कोरोलियस फोर्स से मिलकर एंगुलर मोमेंटम और लीनियर वेलोसिटी बने परपेंडिकुलर टू प्लेन अर्थ डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, ठीक है जी। अतः उत्तरी गोलार्ध में फोकोलोलक क्या, अतः नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो फैकल्ट पेंडुलम है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूर्णन करेगा, ठीक है। अर्थात दक्षिणावर्त घूर्णन गति करेगा और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में घूर्णन गति करेगा, ठीक है। ये अपन ने कल उस दिन सॉल्व कर लिया था। अब अपन बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ फैकल्ट पेंडुलम की, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी अपनी, टाइम पीरियड ऑफ फैकल्ट पेंडुलम। अब आप लोगों को पता है कि फोकोलोलक का, अब बात करते हैं फोकोलोलक का आवर्त काल। तो फोकोलोलक के आवर्त काल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल 2 अपॉन ओमेगा साइन लैम्डा, ठीक है। बात किसकी कर रहे हैं अपन, फैकल्ट पेंडुलम के टाइम पीरियड की, ठीक है। उसके लिए अपन ने क्या कर दिया, टाइम को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, 2 अपॉन ओमेगा साइन लैम्डा। अब भाई आप लोग जानते हो, जब अपन ने पीछे जी लैम्डा की वैल्यू निकाली थी, कहने का मतलब पृथ्वी के सापेक्ष घूर्णन गति आप लोगों को पढ़ाया था। वहाँ पे अपन ने एक चीज़ मानी थी स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, ओमेगा जो है वो पृथ्वी का कोणीय वेग है, ठीक है। तो उसको अपन ने वहाँ पे ओमेगा इक्वल कुछ ऐसे लिखा होगा, क्या लिखा होगा, 2π24 रेडियन पर आवर, ठीक है। ये लिखा था। पीछे वाली क्लास में सुन लेना कि क्या था ये, ठीक है। सेम टू सेम वो वाली चीज़ उठा के मैंने यहाँ पे रखी है, कुछ भी नहीं किया है। यूँ मानो कि ये कितना होता है, ओमेगा का वैल्यू होती है, मतलब पृथ्वी इतना चक्कर लगाती है, ठीक है। चक्कर लगाने में पृथ्वी को इतना समय लगता है, कितना, 2π/24 रेडियन पर आवर। अब क्या कर दोगे, इक्वेशन 1 भी आ गई और इक्वेशन 2 भी आ गई। हेडिंग क्या चल रही है, क्या कर रहे हैं अपन, टाइम पीरियड ऑफ फैकल्ट पेंडुलम, फोकोलोलक का आवर्तकाल निकाल रहे हैं, क्लियर है। उसके लिए अपन ने स्टार्टिंग में फॉर्मूला क्या रखा, T इक्वल 2 अपॉन ओमेगा साइन लैम्डा। अब ओमेगा की वैल्यू आप लोग जानते हो कितनी होती है, 2π/24 रेडियन पर आवर। अब ओमेगा की वैल्यू आपके पास है तो किस में पुट कर दोगे, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 24 अपॉन साइन लैम्डा आवर, ठीक है। ये अपना कितना आ गया, ये क्या आया, फोकोलोलक का आवर्तकाल, ठीक है। फोकोलोलक का आवर्तकाल कितना होगा, 24 अपॉन साइन लैम्डा आवर, क्लियर है जी यहाँ तक। अब अपन क्या करेंगे, लेट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश, क्या करेंगे, लेट माना कोणीय संवेग कितना हो जाएगा, सॉरी कोणीय वेग कितना हो जाएगा, ओमेगा डैश, और किसका, फोकल्ट पेंडुलम का। ध्यान से सुनना, लेट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश टू फैकल्ट पेंडुलम, तो ओमेगा डैश इक्वल कितना आ जाएगा,
अरे भाई ये ओमेगा डैश क्या है, यहाँ पे कोणीय संवेग है जिसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ओमेगा डैश से। तो अब आप लोग जानते हो क्या होता है, 2 पाई अपॉन आवर्तकाल। 2 पाई आप लोगों को पता है, आवर्तकाल आपने ऊपर निकाल रखा है, तो बस वैल्यू ही पुट करनी है। कितना आ जाएगा ये 24 अपॉन साइन लैम्डा। 2 से 2 चला जाएगा, कितना आया 12 आया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो ओमेगा डैश इक्वल पाई अपॉन 12 साइन लैम्डा। भाई क्लियर है क्या यहाँ तक, ठीक है। चूँकि पाई इक्वल कितना होता है 180 डिग्री होता है, पता है ना, ठीक है। तो क्या कर दोगे, पाई की जगह वैल्यू पुट कर दो 180 डिग्री अपॉन 12 साइन लैम्डा। इसको सोल्व करोगे तब क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 15 साइन लैम्डा डिग्री पर आवर। कहने का मतलब ये तो क्या है अपने पास फूको-लोलक का आवर्तकाल, और ये क्या है अपने पास फूको-लोलक का कोणीय संवेग। क्लियर है यहाँ पर। अब अपन कंडीशन यूज करते हैं इसके अंदर, कितनी, पोलर एक्सिस पर अगर लैम्डा इक्वल 90 डिग्री है, क्या है, पोलर एक्सिस पर अगर लैम्डा इक्वल 90 डिग्री है तो ओमेगा डैश इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 साइन 90। तो कितनी वैल्यू होती है, तो ओमेगा डैश इक्वल कितना आ जाएगा 15 डिग्री पर आवर, किसके ऊपर, पोलर एक्सिस पर, ठीक है जी, ओके। अब ये यहाँ पे अपना चैप्टर भी फिनिश होता है और अपना इसका टॉपिक भी फिनिश होता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट हेडिंग लिखने जा रहे हैं, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। देखो ये आपके सिलेबस में नहीं है, क्या, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को सिलेबस में नहीं है, पर ये 2018 के बाद आप लोगों के सिलेबस से हट गया था, उसके बाद ये 2 बार आ चुका है, तो इसलिए अपन कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए अपन इस टॉपिक को करवा रहे हैं। हेडिंग हो जाएगी अपनी क्या, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्लियर है जी, ये लो जी, वही अपन 2 फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है। पहले तो देखते कि लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते किसको हैं। किसी एक निर्देश तंत्र, किसी एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो, कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लो, उसके कोऑर्डिनेट अपने को पता हो, और उसी बिंदु के निर्देशांक और उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ज्ञात किए गए हों, तो उन कोऑर्डिनेट्स में जो रिलेशन स्थापित होगा उसको आप क्या कहोगे, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। अपन बात कर लेते हैं, कहने का मतलब ये कितने की बात बोल रहा है, 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात बोल रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। सबसे पहले अपन एक की बात करते हैं। देखो ये अपन ने कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया, और ये अपन ने इसका कोई पोजीशन वेक्टर, या फिर यहाँ पे अपन ने कोई क्या ले लिया, पॉइंट P ले लिया। ये क्या है, S है, S का मतलब स्थिर है, ठीक है जी। माना एक फ्रेम S जो कि क्या है, स्थिर अवस्था में है, इसमें किसी बिंदु के निर्देशांक P के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, अक्ष Y Z। यहाँ O के सापेक्ष P का स्थिति सदिश कितना है, R वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं अपन यहाँ पे, और ये ओरिजिन पॉइंट है, O से P के बीच पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, R वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक। चलो एक अन्य तंत्र लेते हैं अब अपन, मान लो एक अन्य फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं अपन, यहाँ पे, यहाँ से ले लो भाई। देखो इसको अच्छे से बनाते हैं, एक बार हटाओ इसको यहाँ से।
इसको थोड़ा सा और आगे ले जाओ, और ये क्या अपने पास एस डैश। अब आप लोगों को पता है पीछे अपन ने जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश लिए वो क्या करता है, v नियत वेग से क्या है, गतिशील है। तो ये इसको भी क्या कर दोगे, v नियत वेग से ये क्या है, गतिशील है। ठीक है, अब ये यहाँ से अपन ने कोई पॉइंट क्या ले लिया, P ले लिया। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि फ्रेम S का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R वेक्टर। इसी तरीके से इस वाले फ्रेम को मिला दो, ये लो, ये ओरिजिन पॉइंट कितना हो जाएगा, O डैश। क्यों, फ्रेम कौन सी की बात कर रहे हैं, S डैश की, तो O डैश और P के बीच पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, R वेक्टर डैश। क्लियर है यहाँ पे। जैसे सेम टू सेम इसकी थ्योरी बोली थी वैसे ही इसकी भी बोल देंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, ये किसके हैं, फ्रेम एस के, और ये कोऑर्डिनेट किसके हो जाएंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश फ्रेम एस डैश के। क्लियर है भाई यहाँ तक। चलो जी, अब क्या करते हैं यहाँ पे अपन, माना ओ व ओ डैश पर बिंदुवत प्रकाश स्रोत है। ठीक है, ये अपन ने जो पॉइंट लिए हैं ना, फ्रेम एस का ओरिजिन पॉइंट और फ्रेम एस डैश का ओरिजिन पॉइंट, इन दोनों के ऊपर अपन कोई एक प्रकाश स्रोत रख देते हैं। क्या रख देंगे, लाइट का कोई स्रोत रख देते हैं। ठीक है, लाइट इंस्ट्रूमेंट रख देते हैं। देखो उसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो जी, ये लो जी। ठीक है, एक इसके ऊपर रख दो, ये लो। अपन ने क्या किया, दो फ्रेम लिए एस व एस डैश। ठीक है, इसके ओरिजिन पॉइंट से पी तक पोजीशन वेक्टर कितना है, आर वेक्टर। ऐसे ही अपन ने एक फ्रेम और लिया जो इस जस्ट इस एस वाले के ऊपर ही लिया है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, v नियत वेग से गतिशील है। क्लियर है। इसके ओरिजिन पॉइंट मतलब फ्रेम एस डैश के ओरिजिन पॉइंट और पॉइंट P के बीच जो डिस्टेंस होती है उसका पोजीशन वेक्टर कितना होता है, r वेक्टर डैश। क्लियर है। अब दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब अपन ने क्या किया है यहाँ पे, माना O व O डैश इन दोनों बिंदुओं के ऊपर दोनों के ओरिजिन पॉइंट पर अपन ने कोई प्रकाश स्रोत रख दिया है। क्लियर है, कोई लाइट इंस्ट्रूमेंट रख दिया है, और इन दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो अपन क्या लेंगे, सेम लेंगे। यानी कि अगर इसकी वेलोसिटी c है तो इसकी भी कितनी होगी, c होगी। क्लियर है भाई यहाँ तक। अगर इसकी वेलोसिटी c ली है तो इसकी भी वेलोसिटी कितनी लोगे, c लोगे। आगे बात करेंगे अपन इसकी क्यों ली है। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब एक चीज और सुनना यहाँ पे, O व O डैश से बिंदु P तक ये प्रकाश लाइट जाने में लगा समय। अब भाई क्या किया है आप लोगों ने, मान लो ये आपके घर की कोई छत है। क्लियर है, यहाँ पे आपने कोई बल्ब लगा दिया, अरे गोल होता है भाई बल्ब, है ना, ये लो बल्ब लगा दिया। अब क्या किया आप लोगों ने, इसको घर की छत पे रख दिया और बल्ब जला दिया। ये बल्ब क्या है, रोटेट करने वाला है, घूमने वाला है। ठीक है, अगर ये बल्ब जला दिया तो ये पूरा प्रकाश कहाँ डालेगा, यही तो डालेगा ना, डालेगा कि नहीं डालेगा, डालेगा। अगर अपन ने ओरिजिन पॉइंट पर कोई लाइट इंस्ट्रूमेंट रखा है तो इस वाले की जो लाइट जाएंगी वो कहाँ जाएंगी, पॉइंट P पर, और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश की जो ओरिजिन पॉइंट पे जो लाइट इंस्ट्रूमेंट रखा है उसकी लाइट कौन से पॉइंट पे जाएंगी, पॉइंट P के ऊपर। ठीक है, लाइट स्रोत तो दोनों ओरिजिन पॉइंट पे रखे हैं और दोनों की वेलोसिटी कितनी है अपने पास, सेम है। पर एक चीज़ और देखो, ये जो लाइट यहाँ से यहाँ तक जाएगी ना, उसको जाने में लगा समय कितना है। फ्रेम एस के लिए बात करें तो जाने में लगा, लाइट जाने में लगा समय
टी, और फ्रेम एस डैश की बात करें तो लाइट जाने में लगा समय टी डैश। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले बात करते हैं ओ से पी तक प्रकाश को जाने में लगा समय। देखो, ओ से पी तक प्रकाश को जाने में लगा समय। अभी अपने को पता नहीं है, बस ओनली अपन ने टी किया है। ठीक है, अब अगर आप समय निकालते हो तो कैसे निकालते हो? दूरी अपॉन वेग, फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो ओ से पी तक की बात कर रहे हो और टाइम कितना है अपने पास? टी है। टी इक्वल फॉर्मूला क्या होता है? दूरी अपॉन वेग इक्वल टाइम, यही होता है। तो टी अपने पास है। दूरी किस कौन सी दूरी के बीच निकाल रहे हो? ओ से लेके पी तक, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? ओ पी। अब बात किसकी कर रहे हो? वेग की। तो जाहिर सी बात है, फ्रेम एस के ओरिजिन पॉइंट पे प्रकाश स्रोत क्या रखा था? प्रकाश स्रोत रखा था, और उसके ऊपर अपन ने वेलोसिटी कितनी ली थी? सी ली थी। तो इसके नीचे कितना लिख दोगे? सी। कहने का मतलब वेग, वेग आएगा किसका यहाँ पे? इसी का तो आएगा। तो वेग कितना है यहाँ पे? प्रकाश का वेग सी है। लाइट वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? सी। तो अपन ने लिख दी टी इक्वल ओपी अपॉन सी। अब एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत नहीं है। अपन एक बार फिर से रिवाइज कर देते। देखो इसको, ये डायग्राम समझ में आ गया? अपन ने एक फ्रेम लिया एस, ओके, उसको एक उसके लिए अपन ने कोई पॉइंट लिया पी। क्लियर है? ओ से पी तक यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कब मिलता है अपन को? ओ और पी को मिलाते हैं तब मिलता है। तो इसको अपन ने क्या कर दिया? आर वेक्टर। क्लियर है? ऐसे ही अपन क्या करते हैं? फ्रेम एस डैश की बात करते हैं, पर फ्रेम एस डैश आप पीछे से पढ़ते आए हो कि क्या होता है? गतिशील होता है। कौन से वेग के साथ गति करता है? वी नियत वेग के साथ गति करता है। क्लियर है? अब देखो, इसका वो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? फ्रेम एस डैश का आर वेक्टर डैश होगा। क्लियर है? अब ये पॉइंट पी है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस की बात करो तो कोऑर्डिनेट क्या लिख दोगे? अक्ष वाई जेड। अगर फ्रेम एस डैश की बात करो तो कोऑर्डिनेट कितने लिख दोगे पॉइंट पी पर? अक्ष डैश वाई डैश जेड डैश। क्लियर है? ये अपने क्या थे? सिंपल फ्रेम्स थे। अब अपन ने क्या किया कि फ्रेम एस के ओरिजिन पॉइंट पे एक लाइट इंस्ट्रूमेंट रख दिया। ठीक है, इसकी वेलोसिटी अपन ने कितनी दे दी? सी। आपको पता है कि लाइट वेलोसिटी कितनी होती है? 11th 12th क्लास में पढ़ते आए होंगे। सी होती है। अगर इंस्ट्रूमेंट लाइट का रखा है तो वेलोसिटी भी तो लाइट की लेंगे। तो यहाँ पे क्या कर दिया? सी लिख दिया। ऐसे ही अपन ने फ्रेम एस डैश के लिए क्या? एक लाइट इंस्ट्रूमेंट रखा, इसका भी अपन ने वेलोसिटी कितनी रखी? मैंने यहाँ पे सी रख दी। कहने का मतलब दोनों इंस्ट्रूमेंट की लाइट वेलोसिटी क्या है? सेम है। अब अपन करेंगे ओ से पी तक लाइट जाने में कितना समय लगा। ठीक है, अगर आप क्या निकाल रहे हो? समय की बात कर रहे हो तो उसको किससे रिप्रेजेंट कर दोगे? टी से। अब आपको पता है कि टी निकालना है तो समय का, टी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होती है। ठीक है, टी आप लोगों के पास है। अब आप लोग ये भी देखो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हो? ओ से लेके पी तक, तो इसको ओ पी लिख दिया। अब ये सी क्या है यहाँ पे? ये प्रकाश की वेलोसिटी है, लाइट की वेलोसिटी है, जिसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अगर आप दो चीज़ों के बीच डिस्टेंस निकालते हो, मानो ये है अक्ष 2, यहाँ से लेके यहाँ तक अक्ष 2 है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो कि इसकी डिस्टेंस बताओ मेरे को, कोई भी बिंदु है मान लो। अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो यहाँ पे पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है? अक्ष वाई जेड। अगर अपन डिस्टेंस निकालते हैं तो कैसे निकालोगे? ओ माइनस
एक्स डिस्टेंस, दो चीज़ों के बीच डिस्टेंस ही तो निकालते हो, डिस्टेंस निकालते हो तो माइनस करके ही तो निकालते हो। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें बताने लायक नहीं होती है। देखो OP के ऊपर बस ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितने लिए हैं, अक्ष y z, ओके। तो कैसे लिख दोगे आप लोग इसको, 0 माइनस अक्ष स्क्वायर प्लस 0 माइनस O माइनस वाई स्क्वायर प्लस O माइनस जेड स्क्वायर अपॉन वे कितना है आप लोगों के पास, C है ना, ठीक है। अब क्या कर दोगे, इसको ऐसे लिख दोगे, अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और T स्क्वायर। लिख सकते हो भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या कर दोगे, अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको इस साइड ले आओ, माइनस C स्क्वायर T स्क्वायर इक्वल 0, इसको नंबर दे दो 1। क्लियर है। जैसे आप लोगों ने O से P तक प्रकाश को जाने में लगा समय निकाला है, वैसे ही आप लोग O डैश से P तक जाने में लगा समय निकालो। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, समझ जाना। O डैश P से जाने में लगा समय कितना होगा, T डैश, तो T डैश इक्वल कितना हो जाएगा, O डैश P अपॉन C, ठीक है। तो इसको कैसे लिख दोगे, देखो आप लोग, अक्ष डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस C स्क्वायर T डैश स्क्वायर इक्वल 0। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर दे दिया 2। समझ क्लियर है यहाँ तक सबको। चलो अब अपन क्या कर देंगे, यहाँ बिंदु P दोनों तंत्रों में समान है, ये जो पॉइंट P है ये दोनों फ्रेम में क्या है, सेम है। इसलिए समीकरण 1 व 2 में कोई ना कोई रिलेशन तो होना ही चाहिए। अरे भाई, जब दोनों फ्रेम के पॉइंट P क्या है, सेम है, तो इन दोनों के जो अपन ने ये इक्वेशन निकाली, इन दोनों के बीच में भी तो कुछ रिलेशन होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे और रिलेशन कैसे निकालेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है, मतलब ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों के पॉइंट P सेम है तो ये जो दोनों इक्वेशन आई है ना, मतलब ये जो इक्वेशन आई इक्वेशन 2, ये इस इक्वेशन 1 के क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए या इसके सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको अपन सेम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, कोई ना कोई तो इक्वेशन लेनी होगी अपने को, कोई ना कोई इक्वेशन तो इस इक्वेशन में रखनी पड़ेगी जिससे कि अपन ये वाली इक्वेशन प्रूव कर सके, ठीक है। देखते हैं कि कौन सी होती है। अपन ने पीछे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ी थी, तो वो वाली इक्वेशन अपन यहाँ पे लिखेंगे और इसके अंदर पुट करके देखेंगे ये इससे मैच करती है या नहीं करती है, ठीक है। करेंगे, देखो अभी अपन किससे करोगे इसको, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से। तो चलो आ जाओ, लेते हैं अपन। बस कुछ नहीं करना है, रिजल्ट यही निकालना है लास्ट में कि ये वाली इक्वेशन आनी चाहिए कैसे भी आए, ओके। और इस इक्वेशन के लिए अपन देखो ये डेरिवेशन करेंगे, देखते जाना कितने नंबर लास्ट इक्वेशन आती है और कितना बड़ा इसका डेरिवेशन है, ठीक है जी। आ जाओ तो हाँ जी, फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। हाँ जी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, अक्ष डैश इक्वल अक्ष माइनस VT, वाई डैश इक्वल वाई होता है, जेड डैश इक्वल जेड होता है, ठीक है। और वहाँ पे ये भी है कि T डैश इक्वल क्या होता है, T होता है,
इक्वेशन 2 अपने पास है, इसको इक्वेशन नंबर बोल दो 3, इसको बोल दो 4, इसको बोल दो 5 और इसको बोल दो 6। क्लियर है जी? ठीक है। अब अपन क्या कर देंगे, ये जो इक्वेशन है ये इसके अंदर पुट करके देखेंगे कि ये इससे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। अपन क्या कर रहे हैं, यदि कोई फ्रेम अक्ष डायरेक्शन में गति करता है तभी अपन ये क्या करते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, यदि कोई फ्रेम अक्ष डायरेक्शन में ही गति कर रहा है या फिर अक्ष डायरेक्शन में ही गति करता है तब अपन क्या लेते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लेते हैं। आपको पता है कि पीछे जो अपन ने 2 फ्रेम लिए थे वो भी क्या कर रहे थे, अक्ष डायरेक्शन में मोशन कर रहे थे, इसीलिए अपन ने ये क्या लिया, यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिया है। अब इक्वेशन 3, 4, 5, 6 पुट कर दो इक्वेशन 2 के अंदर। देखो पुट करते हैं, देखते क्या आता है। अक्ष डैश वैल्यू रख दो, अक्ष माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस वाई डैश इक्वल क्या है यहाँ पे वाई, तो लिख दो वाई स्क्वायर। जेड डैश इक्वल भी क्या है, जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये टी डैश स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल 0। ओके, एक बार हटा दो इसको, फिर से लिख लेंगे, कोई दिक्कत ना है। तो देखो अब इसको ओपन कर दो, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, अक्ष स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 अक्ष वी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल 0। ओके जी, क्लियर है यहाँ तक? तो अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ से अक्ष स्क्वायर, इन सबको एक साइड रख लो, अक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, प्लस कौन कौन सी चीज़ें आ गई, अक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब बचा कौन सा आप लोगों के पास, ये वाले बचे ना, तो लिख दो इनको, वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 अक्ष वी टी इक्वल में 0। हाँ जी, अच्छा जी, वो इक्वेशन लेके ही आनी पड़ेगी अपने को। इक्वेशन 1 क्या थी, अक्ष स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल 0। अपने को करना क्या था, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अपन ने यहाँ पे ली क्यों थी, पुट क्यों की थी, क्योंकि इसको इसके इक्वल में करना था, या फिर ये जो वैल्यू है इसको इसकी वैल्यू के बराबर करना था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वैल्यू क्या बराबर हुई ना जी ना, यहाँ पे तो बराबर नहीं हुई। तो अब एक चीज़ देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, पर ये वाली वैल्यू सेम नहीं है। तो आप लोग क्या कह दोगे यहाँ पे कि इक्वेशन 1, 2 के कंपैरिजन से हमें ज्ञात होता है, क्या इक्वेशन 1 एंड 7 के कंपैरिजन से हमें प्राप्त होता है कि इक्वेशन 7 में वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 अक्ष वी टी एक अतिरिक्त पद है। अतः हम कह सकते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऐसे फ्रेम में कार्य नहीं करता है। ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे फ्रेम के अंदर कार्य नहीं करेगा। क्लियर है जी यहाँ तक? चलो, ये तो अपन ने प्रूव कर दिया कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है वो यहाँ पे तो कार्य नहीं करेगी। तो अब क्या करें मैम, अब इसको कैसे सोल्व करोगे भाई आप लोग? देखो, हाँ जी, अब जो अपन इक्वेशन लेंगे ना वो ही इक्वेशन कहलाएगी अपनी लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 के कंपैरिजन से तो अपने को ज्ञात नहीं हुआ, यही ज्ञात हुआ कि इक्वेशन 7 के अंदर वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर जो है वो एक अतिरिक्त पद है। कहने का मतलब इसके अंदर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कार्य नहीं करती है। अब जो इक्वेशन लेंगे अपन, इस
प्रूव करने के लिए इक्वेशन 1 को, तो वो इक्वेशन अपनी कहलाएगी क्या, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ठीक है जी। अब क्या करेंगे आप लोग, माना लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निम्न प्रकार है। अरे मैम ये तो आप पहले ही क्यों लिख रहे हो, देखो लिखनी नहीं है, ये अपन प्रूव करेंगे बाद में, है ना। चलो जी, लेट लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, क्या लोगे भाई, मानोगे वही अक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश इक्वल। ठीक है, अक्स डैश इक्वल क्या करोगे, अक्स प्लस टी। ठीक है, वाई डैश इक्वल वो ही वाई आएगा, जेड डैश इक्वल वो ही जेड आएगा, टी डैश इक्वल क्या आ जाएगा, अक्स टी। ठीक है जी। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, देखो 4 अनन्य राशियां लेते हैं, अल्फा अक्स, क्लियर है, अल्फा अक्स और बीटा टी, और ये क्या कर दोगे, गामा अक्स प्लस डेल टी। क्या कर दिया भाई, अच्छा जी, गामा जी यहाँ पे है और डेल यहाँ पे है, उल्टा लिख दिया, डेल गामा टी। ठीक है, ये अपनी लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ये अपन ने इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, इनको प्रूव करेंगे अपन कि ये कैसे आई, अल्फा का मान निकालेंगे, बीटा का निकालेंगे, गामा का निकालेंगे और डेल का निकालेंगे। ठीक है, ये अपनी होती है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसको इक्वेशन दे दो 8, इसको दे दो 9, इसको दे दो 10, इसको दे दो 11। क्लियर है जी यहाँ पे। अब अपन देखते हैं एस के सापेक्ष एस डैश का वेग, क्लियर है, ध्यान से इमेजिन कर लेना या फिर सुन लेना या जो भी करना है कर लेना। फ्रेम एस के सापेक्ष एस डैश का वेग, के सापेक्ष बोल रहे हैं तो किसका, एस डैश का वेग क्या हो जाएगा, प्लस अक्ष दिशा में v है, लाइन लिख रही हूँ, एस डैश के एस के सापेक्ष एस डैश का वेग प्लस अक्ष दिशा में v है।